अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन जमान और आप देख रहे हैं सन न्यूज़ पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की, ईरान, अमेरिका और इसराइल की। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी ईरान से मोहम्मद जॉन हुसैन साहब। जॉन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जॉन, हम ये गुज़िश्ता चंद महीनों की बात कर लें तो पहले ये जंग शुरू कैसे हुई, लोग आज ये जानना चाहते हैं। सूरत हाल क्या बनी? देखिए क्या सूरत हाल बननी है। अमेरिका ने 28 फरवरी को अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है वो उन्होंने 15 दिन बाद ही पूछना शुरू कर दिया कि जी आप कर लें और आ जाएं, टेबल पे आ जाएं, बात कर लें। मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर के बाद दोबारा मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद फिर दोबारा मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के बाद अभी टेक्निकल टॉक शुरू हुई हैं, लेकिन उसके दौरान हमें नज़र आ रहा है कि टेंशन्स जो हैं वो चलती रहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी चलती रहती हैं, यहाँ पे भी चलती रहती हैं। हुआ ये है, खुलासा अगर दूं तो हुआ ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बेसिकली आई ये सोच के कि वो अनकंडीशनल सरेंडर लेगी एक ऐसे मुल्क से जो कि 47 साल से सैंक्शन में है। और उनको ये लग रहा था कि एक खस्ता सा बेचारा मुल्क कुछ भी नहीं करेगा, और हुआ ये कि अनकंडीशनल सरेंडर वो लेके आए थे, रिजीम चेंज के ख्वाब लेके आए थे, और जा रहे हैं अभी मुआहदे के बाद ये लेके कि 40 से जायद जहाजों का जनाजा लेके, अपने सोल्जर्स का जनाजा लेके, अपने जो बेसेस हैं 17-19 बेसेस जो है उनका जनाजा लेके, तो ये चीजें लेके जाने का कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अभी मुआहदे पे चीजें अटकी हुई हैं, इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रही है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जाहिर है उनका जो मुआहदा है उस मुआहदे के तहत, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत, वो पूरी तरीके से हार चुके हैं। और इस हार को किसी तरीके से जीत में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो आज हम इस सूरत हाल में हैं जहां पे लबनान का मसला जो है वो हल नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल दोनों फरीकों के बीच में जंग जो है वो बंद हो चुकी है और फ्रोजन एसेट्स का इंतजार है। जॉन, ये जंग ईरान और इसराइल की थी। क्या वजह बनी कि अमेरिका को, सुपर पावर को, मैदान में खुद उतरना पड़ा? वजह एक ही है जी, वजह इसराइल है। इसराइल को थ्रेट जो है वो हमेशा से ईरान से था, और वो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से ईरान को अटैक करके उनकी जो गवर्नमेंट है उनको चेंज कर देंगे। बात सारी ये है कि जनवरी में प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा, और प्रोटेस्ट के बाद किस तरीके से अमेरिका ने खुद से, जैसे कि इनका अपना प्रेस्कॉट, सेक्रेटरी प्रेस्कॉट जो है वो कहता है कि इन लोगों ने खुद से ईरान के अंदर करेंसी एक्सचेंज की जो वैल्यू है उसको कम किया, रियाल की वैल्यू को। और हमने देखा कि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी, लोग बाहर आए। लोग जब बाहर आए तो उन्होंने अपने जो एजेंट्स थे, मोसाद के एजेंट्स, वो भी भेजे, अपने लोग भी भेजे। ये बात जेरूसलम पोस्ट पे भी है, हैरेट्स पे भी है, माइक पॉम्पेओ ने भी ट्वीट किया, इसराइल का जो हेरिटेज मिनिस्टर है उसने भी पोस्ट किया। फिर उसके बाद उनको लगा कि अब जो है, क्योंकि लोग बाहर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ईरान में लोग सिस्टम के खिलाफ हैं, या ईरान में लोग आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ हैं। ये गलती की उन्होंने सोचने में, या तो गलती नहीं की और उन्होंने सोचा कि चांस ले लेते हैं, और अमेरिका को उन्होंने बोला कि जी मौका अच्छा है और बिस्मिल्लाह करते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पे हमला किया, आयतुल्लाह अली खामनाई को पहले ही दिन शहीद किया। 168 छोटी छोटी स्कूल जाने वाली बच्चियां मीनाब की, उनको भी शहीद किया, और उन्होंने सोचा कि जी लोग बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे कोट अनकोट रिजीम चेंज हो जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं। आयतुल्लाह अली खamenei के जाने के बाद भी आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे बाहर भी आए लोग, और किस तरीके से ईरान ने अपना दिफा भी संभाला, और आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei को फिर जो है वो यहाँ की खबरगान ने इलेक्ट किया। और बेसिकली एक गलत फहमी कह लें आप, या अंडरस्टैंडिंग कह लें, लेकिन बहरहाल एक मौका था जो उन्होंने सोचा कि वो अवेल कर सकते हैं, और कुछ हुआ नहीं उससे। अगर हम इस जंग का जायजा लें तो मैं ये पूछना चाहूंगा ईरान के बारे में कि ईरान ने क्या खोया, क्या पाया? जी, ईरान तो अभी अगर आप देखें तो पाया क्या और खोया क्या। खोने में सबसे पहले अगर बात करें तो लीडरान ईरान ने खोए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयतुल्लाह अली खामनाई जो शहीद हुए हैं वो बहुत बड़ा लॉस है इंडिविजुअल लेवल पे। और जो मिलिट्री कमांडर जिन्होंने खोए हैं, अली लारजानी जो खोए हैं, जिनकी शहादत हुई है, वो भी बहुत बड़ा लॉस है इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से देखें और टैक्टिकल तरीके से देखें तो इसमें ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट ईरान और ज्यादा मजबूत हुआ है। इन लोगों की शहादत ने ईरान को और ज्यादा मजबूत बनाया, इनके लोगों को जगाया। जो लोग खिलाफ भी थे वो हुकूमत की सपोर्ट में आ गए। तो सबसे पहली चीज जो पाई ईरान ने इस चीज को खोने से, वो एक मजबूत ईरान पाया जो कि अंदर से यूनाइटेड है। दूसरी चीज जो ईरान ने पाई वो दुनिया भर की इज्जत पाई। आपने देखा कि ईरान किस तरीके से दो सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन, एक तो मुल्क है इनमें से और दूसरा जो है वो कब्जा ग्रुप है, उनके खिलाफ किस तरीके से लड़ा। 8 मुल्कों के अंदर उनके जो बेसिस थे और एसेट्स थे उनको किस तरीके से उन्होंने मारा, और किस तरीके से ईरान ने यह साबित कर दिया दुनिया को कि अमेरिका की बदमाशी अब पूरी दुनिया के ऊपर नहीं चलेगी। अमेरिका का वक्त पूरा हो चुका है और एक डाइंग एम्पायर अमेरिका जो है वो बन चुका है।
तो ये दूसरी चीज ईरान ने पाई कि दुनिया की इज्जत पाई और अपने आप को एक सुपर पावर, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, बाय द वे मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि एक सुपर पावर के लेवल पे जो है वो अपने आप को लेके आया है, रीजनल पावर तो बन ही गया है। तीसरी चीज जो ईरान ने पाई वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पाया। ईरान के पास पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं था, ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, लेकिन बहरहाल अमेरिका क्योंकि आ गया था और अमेरिका ने जारियत की, तो ईरान ने रिस्पॉन्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी अपने पास रख लिया। तो अमेरिका ने खोया क्या? अमेरिका ने अपने जहाज भी खोए, पैसे भी खोए, अपनी इज्जत भी खोई, अपनी क्रेडिबिलिटी भी खोई, अपने लोगों का एतमाद भी खोया, साथ ही साथ जिल्लत भी बर्दाश्त की लोगों से। और अब जो है वो ईरान का आपके सामने है कि ईरान किस तरीके से फतेयाब हुआ है इस जंग के अंदर। यूएई से $3 अरब की इंस्टॉलमेंट आनी थी ईरान को माहिदे के बाद, क्या ये पॉसिबिलिटी है, आ रही है? $20 अरब का टोटल कहा जाता है कि अमाउंट है, जो कि यूएई रॉयटर्स के मुताबिक $20 अरब की डील हुई है ईरान और यूएई के बीच में, और 3 अरब उसमें से मिल चुके हैं। बाकी पैसे मिले हैं नहीं मिले या क्या है उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल यूएई जैसे ममालिक अब एहसास करना शुरू हो गए, उनको समझ में आ गया कि ईरान जो है उसके साथ आप नहीं लड़के इस पूरे रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते। आपको मिलना ही पड़ेगा, ईरान के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल ईरान ने अपने आप को प्रूव किया है। अच्छा, इसराइल की बात कर ली जाए। इसराइल की तरफ वहाँ पर मीडिया कवरेज भी अलाउ इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसराइल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा इस पूरी जंग से? वहाँ पर क्या क्या नुकसानात हुए? देखें, उनके जो बेसिस हैं, तलनौव है, नवातिम है, और जो दूसरे इलाके में रमतगान है, इनके जो जितने भी स्ट्रेटेजिक, दिमोना है, इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके ऊपर तो अटैक किया ही किया। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी है, बेन गुरियन एयरपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको क्या क्या गिनवा सकता हूँ। आईडीएफ का हेड कमांड है तेल अवीव के अंदर, और पूरे इसराइल के अंदर मिसाइलों की बारिश ईरान ने की है। और जाहिर है सामने तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उनके मेयर खुद से कैमरे पे आके रो रो के कह रहे थे कि हम, हमारे साथ झूठ बोला गया है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। उनकी आर्मी का जो चीफ है वो आके जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो दब जाएंगे, हम जो है वो खत्म हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, इसराइल जो है उसको नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसराइल के लिए सर्वाइवल की जंग है। इसराइल जो है वो खत्म, अगर अगर ये पूरी तरीके से ईरान अभी भी आगे लेके चले चीजों को, तो इसराइल आगे अपने आप को कितने साल आगे देख सकता है? 15 साल देख सकता है मैक्सिमम। तो इसराइल का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, दिखाते नहीं है लोग। वैसे तो उन्होंने ऑफिशियली जो नंबर्स जो उन्होंने कहे हैं कि उनके लॉसेस हुए हैं, उनकी हजारों में जो है वो इंजरीज हैं, उनके जो है कई सौ लोग जो है वो मरे हैं वहां पे, हम सबको पता है। लेकिन ये अंडर रिपोर्टेड नंबर है। मोहसिर लुकमान साहब कहते हैं कि 16,000 लोग, मोहसिर लुकमान साहब बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि दो सोर्सेज के मुताबिक 16,000 लोग जो हैं वहां पे, 14,000 से लेकर 16,000 लोग जो हैं वहां पे मरे हैं। और इंडियन जर्नलिस्ट जो बाहर आ रहे थे उन्होंने कहा कि बाकायदा बंकरों में लाशें पड़ी हुई थी, इतना इतना इनको जो है वो इतनी मिसाइलें मारी हैं ईरान ने। जाहिर सी बात है, अब यूएन की रिपोर्ट भी सामने आई है कि बच्चों को टारगेट कर करके जेनोसाइड जो है वो कर रहे थे जानबूझ के। 2-2 माह के बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को जो है वो गोली मारी है सर पे इन्होंने, देख के और जानबूझ के। यूनाइटेड नेशंस की हाई कमीशन की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है। तो अब बहरहाल ये जो है वो किसी भी हद तक जाएंगे कि इस जंग को खींचें, इस जंग को बढ़ाएं, इस जंग को आगे लेके जाएं, क्योंकि ईरान के सामने इनको पता है कि ये नहीं टिक सकते अगर ईरान ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया और अपनी जीत को यहाँ पे मौकम बना लिया। जॉन, अमेरिका इस जंग में इसराइल का इत्तेहादी बनकर उतरा। अमेरिका को इस जंग से क्या मिला? वॉशिंगटन अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहा? देखें, उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी जो लॉबीज हैं उनको बहुत कुछ मिला। जो वॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनको क्या मिला? जैसे ही मीनाब की स्कूल के ऊपर अटैक हुआ और जैसे ही लामर्द के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक की, एक स्ट्राइक के एक मिसाइल के अंदर पीआरएसएम मिसाइल टेस्ट की इन्होंने पूरी आबादी के ऊपर, सिविलियन आबादी के ऊपर। मैं उस गांव में खुद गया हूं, 40,000 लोगों का वो गांव है, उसके अंदर इन्होंने 4 मिसाइलें मारी और हर मिसाइल के अंदर 1,80,000 पैलेट्स जो है वो रिलीज होते हैं। और आप सोचें कि वहां पे डिस्ट्रक्शन इतनी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ? जो लॉकहीड मार्टिन है जिसने ये मिसाइलें बनाई थी, जिसने टेस्ट की थी, 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन का ऑर्डर उसको मिला और उसके शेयर्स जो है वो आसमान में चले गए। मतलब आप ये पहले दिन का जो जंग का खुलासा मैं आपको दे रहा हूं। फिर उसके बाद जब ऑयल क्राइसिस हुआ तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से जितनी भी इनकी ऑयल कंपनीज थी, जितना भी इनकी ऑयल लॉबी थी, उसको फायदा हुआ और बेहद फायदा हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब मिसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे तो बनेंगे कैसे, और जब बनेंगे नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे, और तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं तो वो तेल में सूद कैसे कमाएंगे। तो बात सारी ये है कि अमेरिका ने तो कुछ नहीं पाया। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा कहा जाता है, अगर आप कॉस्ट लगाएं इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जो नुकसान हुआ है इनका, और जो इन्होंने मिसाइल्स यूज की हैं और जो सारी चीजें यूज की हैं, उसको दोबारा रिकूप करने में $1 ट्रिलियन तक का खर्चा एक्सपेक्टेड है। और हम सबको पता है कि अमेरिका की आवाम भी इससे फ्रस्ट्रेटेड है। वो महंगाई में रहे, वो जो है वो बहुत ज्यादा
प्रेशर में रहे पूरी दुनिया के, और हालात उनके लिए सही नहीं थे। ठीक है। अच्छा जॉन, जब ये मुआहिदा हो गया है तो अब दोबारा हमलों की खबरें आ रही हैं, आज हमले की खबरें आई, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, आज हमला किया है। देखें, अमेरिका ने कोशिश की कि किसी तरीके से, मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 5 में कि ईरान जो है वो अशोर करेगा सेफ पैसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और ईरान और ओमान दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। जब आपने रिकग्नाइज कर लिया है मुआहदे में कि ईरान के कंट्रोल में है चीजें, तो आप फिर क्यों दूसरा रूट बना के ओमान के जो समुद्री हुदूद है उसके थ्रू किस तरीके से आप कश्तियां निकाल रहे हैं बगैर कोऑर्डिनेशन के? जब ये चीज हुई तो ईरान ने वार्निंग दी, बोला ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं सुधरा और उसने बोला कि जी, कश्तियों को बोला कि जी हम खर्चा भर देंगे, आप यहां से निकलें। वही हुआ जो होना था। ईरान ने मिसाइलें दागना शुरू कर दी, ड्रोन दागना शुरू कर दिए। हमने देखा कि सिंगापुर का एक जो टैंकर है उसको आग आग लगता हुआ देखा हमने। उसके बाद दोबारा से जब हमला किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, सिरिक के ऊपर, तो अमेरिका को लगा कि जी ईरान कुछ नहीं करेगा, दोबारा ईरान खामोश बैठ जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, जब दोबारा कश्तियां गुजारने की कोशिश की उसी रूट से जो ओमान के लिए उन्होंने अलग से खोला था, सिर्फ इस शैतानी में कि ईरान की जो लेवरेज है या ईरान की जो निगोशिएशन की पावर है उसको खत्म किया जाए और किसी तरीके से अपनी हार को जीत में कन्वर्ट किया जाए। तो ईरान ने दोबारा आज वो शिप्स को टारगेट किया जो शिप्स क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, बावजूद इसके कि ईरान ने वार्न किया हुआ था उनको कि आपने क्रॉस नहीं करना। तो बिल्कुल सदाकत है इसमें। और कल बहरीन, आज सुबह बल्कि बहरीन के ऊपर भी हमला किया है ईरान ने, जिसको बहरीन ने कबूल भी कर लिया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। जब मुआहिदा हो गया है तो इस तरह के जो बयानात हैं ये सिर्फ सियासी बयानात हैं या कोई और चीज़ है? नहीं जी, ये तो मौका, ये गन लेके मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जहां पे इनको कोई कमजोर नजर आएगा वो वहीं फायर कर देंगे, और ये कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं। देखें, अभी भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमजोरी ढूंढी। इन्होंने सोचा कि ईरान के ऊपर हम हमला अभी कर सकते हैं क्योंकि ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी जितने भी खलीज फार्स के ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई तक से अब जो है वो बातचीत हो गई है ईरान की, और चीजें जो है वो हल की तरफ जा रही थी, और ईरान ओमान के साथ कोऑपरेट करके एक हॉर्मुज का नया मैकेनिज्म रिलीज करने वाला था। मार्को रूबियो गया, जीसीसी के मिनिस्टर्स के साथ मिला, उसने स्टेटमेंट दिए, कोशिश की कि किसी तरीके से ईरान को फंसाया जाए इस चीज के अंदर, और फिर हमला किया, ये देखते हुए कि उनको लग रहा था कि शायद ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ईरान ने रिटेलिएट किया, आपने देखा। तो बात सारी ये है कि अमेरिका जो है वो हमेशा गन रख के तैयार रहता है ये, लेकिन सिर्फ अपना जोर वहीं चला सकते हैं जहां पे इनको कोई कमजोर नजर आए या जहां पे इनको कोई लाचार नजर आए। वरना तो अगर ईरान ने मिसाइलें नहीं चलाई होती, ड्रोन नहीं चलाई होते, तो ये कुछ भी नहीं समझते, ये मुआहिदा नहीं करते, और मुआहिदा ईरान के हक में आपने देखा। तो बात सारी ये है कि ये ड्रोन और मिसाइलों की जबान समझते हैं, कोई और जबान इनको समझ में नहीं आती। ठीक है। अच्छा, अगर हमलों की बात कर ली जाए तो अमेरिका के जो हुक्काम हैं वो यही कहते हैं कि हम हमले तब करते हैं जब ईरान जो है तिजारती जहाज़ों पर हमला करता है, तो हम अपनी दिफाई जो हैसियत है उसको मजबूत करने के लिए हमला करते हैं। बातें हैं सारी, तिजारती जहाज जो जा रहे हैं वो क्या अभी अभी आए हैं इस जंग के अंदर? उनको नहीं पता कि जो रास्ता है, जो एमओयू के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो रखेंगे वो आपने ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है। तो उनको नहीं पता। आपको पता है कि इंडिया की कश्तियां कितनी कितनी, तो इंडिया की कश्तियों को डुबाया गया है जंग के दौरान, आपको याद होगा। तो बात सारी ये है कि जो मुल्क भी, देखें जंग का टाइम है, जो मुल्क भी अगर गुजर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, वो क्या लेके जा रहा है? मिलिट्री गुड्स लेके जा रहा है। उसकी नीयत क्या है, क्या क्या एग्जैक्टली लेके जा रहा है? सोल्जर्स को लेके जा रहा है छुपा के, या क्या करके? चले सोल्जर्स तो नहीं, वो तो जहाज से भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल क्या लेके जा रहा है जो 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 है वो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो अभी कोई टोल भी चार्ज नहीं कर रहा है ईरान। बात ये नहीं है कि ईरान जो है वो कमर्शियल जहाजों पर हमला कर रहा है, बात ये है कि वो कमर्शियल जहाज फिर कमर्शियली अपने आप को चलाए ना। अगर वो यूएस की सियासत में आते हैं और जी यूएस उनको कहता है कि जी आप गुजरे वहां से, तो मतलब सेंस बनता है उनके लिए कि पैसों के चक्कर में कि यूएस उनको पैसे दे देगा तो वो ये रिस्क ले लेंगे, वो निकल जाए वहां से। तो आई थिंक कि यहाँ पे इनको ये मामला इतना सिंपल नहीं है, और सबको पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी हादसा नहीं हुआ किसी भी टैंकर के साथ। आपको पता है कि दूसरे ममालिक के साथ एक भी हादसा नहीं हुआ, और ईरान ने तो पाकिस्तान की जो टैंकर्स हैं उनको पैसेज दिया है, बिल्कुल जंग के दौरान भी दिया है। तो बात सारी ये है कि सब अगर सही से चलेंगे, सब अगर बातचीत के साथ चलेंगे तो मामला हल होंगे। कोई भी अमेरिका के लिए अगर आएगा कि जी अमेरिका ने बोला है कि ये करो तो मैं कर लूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ईरान बर्दाश्त कर ले, क्योंकि ईरान को पता है कि जिस दिन हॉर्मुज हाथ से गया उस दिन अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर ना सिर्फ हमले करेगा, और ईरान को जो जितने भी वादे किए हुए हैं मुआहदे के अंदर, वो सारे वादे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अमेरिका के। अच्छा जॉन, जंग बंदी की तरफ आते हैं। अब ये मुआहिदा कैसे हुआ, जो 14 नुकात हैं वो क्या हैं, और
किन ममालिक का क्या क्या किरदार है? देखिए, बहुत लंबा सवाल है ये। इसको ब्रेक डाउन अगर करें मुआहिदा कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो चुका था। 4 हफ्ते का इनका ऑयल का रिजर्व बचा था, उनकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उनका मिसाइल्स का स्टॉक पाइल जो है वो 70% कम हो गया था। ईरान की 70% जो है वो स्टॉक पाइल मेंटेन्ड है, और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, 5 थर्ड इंटरसेप्टर्स थे, उनमें से 4 को जो है वो ईरान ने इतना खत्म कर दिया था, इतना खत्म कर दिया था कि वो किसी किसी चीज के लायक नहीं रहे। और ताइवान से बाकायदा मांग मांग के, साउथ कोरिया से मांग मांग के जो है वो थर्ड इंटरसेप्टर्स की रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जी आप भेज दें। तो अमेरिका को समझ में आ गया था कि वो जंग नहीं जीत सकता ईरान से। ईरान जो है वो जितना ज्यादा अमेरिका प्रेशर डाल रहा था, उससे ज्यादा ईरान जो है वो कैप्चर कर रहा था चीजों को, उससे ज्यादा ईरान इंटेंस हमले कर रहा था। मिसाइलों को तो ये रोक नहीं पाए। ट्रंप ने कहा कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, कुछ भी नहीं तबाह किया। मिसाइलें भी थी, नेवी भी थी, नेवी है, बल्कि आर्मी भी है, सब कुछ है। तो बात सारी ये कि उनको रियलाइज हो गया था कि कोई चारा नहीं है, अब करना पड़ेगा। और ईरान की डिमांड्स मीट की सारी मुआहदे में। अगर आप देखें मुआहदे में क्या है, मुआहदे में ये है कि 5 चीजें पहले आपको करनी है इससे पहले कि आप दूसरी चीजों के ऊपर जाएं। कौन सी 5 चीजें करनी है? फ्रोजन एसेट्स आपने रिलीज करने हैं। आपने ईरान को जो ऑयल सैंक्शंस का वेवर है वो आपने देना है। आपने लेबनान के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबनान के अंदर और तमाम महाजों के ऊपर जंग बंद करनी है, उनकी सालमियत को प्रोटेक्ट करना है। फिर साथ ही साथ आपको जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो ब्लॉकेट था वो हटाना था, वो भी हटा दिया। इसके बाद ये 5 चीजें अगर पूरी होती हैं तो इसके बाद आप जाते हैं न्यूक्लियर के मामलात के ऊपर। और न्यूक्लियर में भी ये लिखा हुआ है कि ईरान जो डायल्यूशन करेगा वो अपने ही मुल्क में अगर करेगा, अगर बातचीत हुई तो डायल्यूशन करेगा, और डायल्यूशन भी अपने ही मुल्क में करेगा। और उसके जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से $300 अरब का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज भी मिल रहा है ईरान को। अमेरिका अपने सारे बेसिस भी हटाएगा, यहां से विड्रॉ करेगा, ये भी लिखा हुआ है मुआहदे के अंदर। तो बहुत बड़ी जीत है ईरान के लिए ये पूरा मुआहदा। लेकिन बात सारी ये है कि जाहिर सी बात है आगे जो है वो कुछ नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर टेक्निकल टॉक्स जो है वो चलने वाली हैं, दोबारा रिज्यूम होने वाली हैं। लेकिन इन्होंने जो है वो अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या होगा। चीजें अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा। इस मुआहदे से अमेरिका ज़्यादा खुश है या ईरान? देखिए, ये तो दुनिया को पता है कि खुश कौन है और रो कौन रहा है। ये तो अमेरिका अमेरिका के अंदर जो अवाम है वो मजाक उड़ा रही है ट्रंप का। और इसराइल के अंदर 92% लोगों ने कहा है कि जी ईरान जंग जीत चुका है। तो जीता तो क्लियरली ईरान ही है, और ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। लेबनान के और इसराइल के दरमियान जो मामला था उसके ऊपर भी मुआहदे का एक फ्रेमवर्क सामने आया है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? लेबनान का जो माहिदा हुआ है इसराइल के साथ, वो टोटल जिसे कहते हैं ना, पपेट गवर्नमेंट जो लेबनान की बैठी हुई है, उन्होंने 55 से ज्यादा गांव जो है वो इसराइल के हवाले कर दिए हैं कि जी आप वहां पे रख लें गांव। और इसराइल जो है वो गांव रखेगा जितने भी हैं, और वहां पे दूसरे इलाकों में जहां से इसराइल विड्रॉ करके जाएगा वहां पे लेबनान की अपनी फौज आएगी। इसराइल ने ये काम किया है कि इसराइल ने लेबनान के अंदर ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि हिजबुल्लाह और लेबनीज गवर्नमेंट आपस में लड़ें, और कब्जा जो है वो इसराइल का बरकरार रहे, जो 55 गांव है उनके ऊपर। तो हिजबुल्लाह ने इस चीज को कबूल नहीं किया है, और ये चीज का कबूल जो है वो आई डोंट थिंक वो करेंगे, और इसके ऊपर आपको नजर आएगा कुछ ना कुछ होता हुआ। लेकिन मुआहिदा बहरहाल ईरान ने भी रद्द कर दिया, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसने भी रद्द कर दिया। अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ है लेबनान के साथ, उसमें हिजबुल्लाह को फरीक क्यों नहीं बनाया गया? हिजबुल्लाह बाहर दिखाई दे रही है इससे। इसीलिए नहीं बना पाया ना, इसीलिए नहीं बनाया ताकि हिजबुल्लाह को लड़ाया जाए, लेबनीज आर्मी को आगे रखा जाए, और किसी तरीके से सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट की जाए। इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को ये डिसआर्म करें, हिजबुल्लाह का जो असला है वो ले लें। और हमें नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह ये चीज देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह थी जिसकी वजह से हिजबुल्लाह को साइडलाइन किया गया। लेकिन देखें, बात सारी ये है कि चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, चीजें अभी हैं ईरान के कंट्रोल में। और ईरान को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहिए था ईरान को इतनी जल्दी, जब तक ये लेबनान के मामले और फ्रोजन एसिड्स के मामले हल नहीं होते। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी देके आपने फिर उनको टाइम दे दिया कि वो आपको जो है वो डिले करवा सकें इन चीजों के अंदर। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल में जल्दबाजी थोड़ी सी की ईरान ने, लेकिन बहरहाल रिजॉल्व हो सकता है इशू। अभी भी कार्ड्स ईरान के हाथ में है, और लेबनान का कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा, जिसके अंदर जो दिफाई जितनी भी मजामती ग्रोह हैं वो जो है उनकी उनकी डिमांड्स मानी जाएंगी। अच्छा जॉन, जंग ख़त्म होने के बाद आज ईरान की सूरत हाल कैसी? अगर मैं ये पूछ लूँ कि जंग से पहले वाले ईरान में और जंग के बाद वाले ईरान में क्या फ़र्क है? जंग से पहले और जंग के बाद वाले ईरान में बहुत फर्क है। जंग से पहले जो ईरान था वो कमजोर देखा जाता था, वो आइसोलेटेड देखा जाता था। जंग के बाद वाला ईरान जो है उसको शेर की तरह देखा जाता है। उसको उसको पूरी दुनिया जो है वो देखती है कि उसने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सका आज तक हिस्ट्री में। तो आई थिंक ये जो सूरत हाल है वो दाखिली के अलावा है। दाखिली सूरत हाल की अगर बात करें
तो बिल्कुल ईरान के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डैमेज नहीं हुआ कि वो रिकवर नहीं कर सकता ईरान। 6 महीने के अंदर अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, चाहे जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई हो। और आपने देखा है कि काफी सारी चीजें बन चुकी हैं अभी तक, और ऐसी भी कोई बमबारी नहीं हुई जो, देखिए, एक 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है पूरे ईरान का। तो आप जब बाहर जाते हैं ना और आप देखते हैं चीजों को, तो आपको कहीं बिल्डिंगें तबाह हुई भी नजर नहीं आती उस तरीके की। हाँ, इलाकों में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए कि कहाँ कहाँ तबाही अभी भी है। तो बात सारी ये है कि ईरान जो है वो रिकवर कर रहा है, लेकिन ईरान अंदर से भी बहुत मजबूत हो गया है। आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई जो नए आए हैं सुप्रीम लीडर, उनकी आपने देखा कि उनके अभी आने के बाद भी लोग कॉन्स्टेंटली, 119 दिन हो गए हैं, 120 दिन हो गए हैं, और लोग कॉन्स्टेंटली रोडों के ऊपर बाहर आते हैं अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने और हुकूमत को सपोर्ट करने। तो इनकलाबी जज्बा जो है वो ईरान में दोबारा रिवाइव हो गया है। ग्राउंड रियलिटी जॉन क्या है? अवाम के ऊपर क्या असर हुआ इस जंग का? लोग किस तरह सरवाइव कर रहे हैं ईरान के अंदर? लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ईरान कोई फकीर मुल्क है, या कोई जो है वो यहाँ पे कोई लोग जो है वो गुर्बत में रह रहे हैं। भाई, एक एक होमलेस बंदा आपको नहीं नजर आएगा पूरे तेहरान के अंदर अगर आप आए, और ईरान के दूसरे इलाकों में मुझे नहीं पता साउथ में क्या पोजीशन है या दूसरे ईस्ट या वेस्ट में क्या पोजीशन है, लेकिन जो शहरें हैं उस शहरों में एक भी आपको ऐसा बंदा नहीं नजर आएगा जो होमलेस हो, सड़क पे सो रहा हो। मेट्रो स्टेशन, तेहरान का मेट्रो स्टेशन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड मेट्रो स्टेशन में से एक है। तेहरान के मेट्रो स्टेशन में जितनी लंबी लाइंस खिंची हुई है, उतनी लाइन जो है वो किसी भी मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं खिंची हुई। सारे तमाम मेजर शहरों के अंदर जो है वो मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं। तमाम शहरों के अंदर एयरपोर्ट बने हुए हैं। जो लामर जो गांव है जिसकी मैं बात कर रहा था, 40,000 लोगों की, वहां तक एयरपोर्ट जो है वो बना हुआ है। ईरान के पास अपनी 22 एयरलाइनें हैं जो ईरान की प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। 22 एयरलाइनें होना एक बहुत बड़ी बात है किसी भी मुल्क के लिए। और ईरान के अंदर कोई भी ऐसा जो है वो नहीं नजर आता कि घरों में जो है वो झोपड़ियां बनी हुई हैं, या फॉर एग्जाम्पल लोग जो है वो भीख मांग रहे हो रोड पे। कुछ भी ऐसा आपको ईरान के अंदर नजर नहीं आता। ईरान एक बहुत ज्यादा, जो लोग ईरान गए हुए हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ईरान बहुत ज्यादा एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे देखा जाता है। और कोई भी अगर यहाँ पे आए तो उनको लगेगा कि यूरोप में जो है वो आप आ गए हैं। और बिल्कुल गैस की कोई टेंशन नहीं, पानी की कोई टेंशन नहीं, बिजली की कोई टेंशन नहीं, किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का प्रॉब्लम पहले था, लेकिन उसमें भी कोई एक जर्रा बराबर भी बूंद की शॉर्टेज जो है ना, वो हमने घरों के अंदर फेस नहीं की। तो बात सारी ये कि तेहरान और ईरान अगर आप देखें तो पूरा जो है वो डेवलप्ड है, और इसके अंदर डेवलपमेंट का कोई मुकाबला नहीं है दूसरे मुल्कों के। अगर आप रीजन की बात करें, ऑफ कोर्स दुबई सऊदी अरेबिया वगैरह तो हैं, उधर भी डेवलपमेंट है, लेकिन वो सबको पता है कि वो आर्टिफिशियली जो कांच की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन्होंने जो बनाई हुई है वो किस तरीके से बनाई है। लेकिन ईरान के अंदर जो एजुकेशन लिटरेसी है, जो हेल्थ केयर है, जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत आगे है। यहाँ पे लोग पैसे भी कैश यूज नहीं करते, यहाँ पे कार्ड यूज होता है लोगों का। ठीक है। अच्छा जॉन, एक जो बयानिया था अमेरिका का, इसराइल का, कि ये जो ईरान के अंदर सिस्टम है ये अवामी उम्मीदों के ख़िलाफ़ है या अवाम के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई और कहा गया कि हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, हम ईरान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अब अवाम इस जंग के बाद मौजूदा सिस्टम से मुतमईन है? नहीं तो पहले कौन सा मुतमईन नहीं थी भाई? हुकूमत में, हर हुकूमत, हर मुल्क में हर हुकूमत के साथ हर बंदे को मसला होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुल्क के बुनियादी सुतून के खिलाफ हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं? ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने के लिए ईरानी हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद बाहर आ जाते हैं, हम सबको पता है। बात सारी ये कि जो बुनियाद है इनकलाब इस्लामी की, उस पर तो लोग डिसएग्री नहीं कर रहे। और अगर करते हैं तो आ जाते बाहर। जब यहाँ पे आपने सब कुछ कर दिया था, जब लीडरों को टारगेट कर लिया था, जब चेक पॉइंट पे और पुलिस स्टेशन को आपने यहाँ पे उड़ा दिया था, तो आ जाना चाहिए था लोगों को बाहर हुकूमत में चार्ज लेने के लिए। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ हमारे सामने। और जीरो क्राइम रेट तो था ही नहीं जंग के अंदर। मतलब हैरत की बात है, क्राइम रेट तो था ही नहीं। मतलब होता है ना कि इक्का दुक्का वारदातें हो गई हों। चोर भी जो जा रहे थे ना, पिछली जंग में भी ये हुआ था, चोर जो जा रहे थे घरों के अंदर, वो शर्मिंदा होकर कॉल करते थे और बोलते थे कि यार यहाँ पे ना कुछ ड्रोन ड्रोन पड़े हुए हैं, आप जरा, पुलिस वाले को बोलता था मैं चोरी करने आया हूँ और यहाँ पे ड्रोन पड़े हुए हैं, आप जरा आके चेक कर लें। देखें, ये कौम का, ये अवाम का और कौम का फर्क है। और मेरे ख्याल में ईरानी कौम इस तरीके की है कि अंदर जो भी मामला हो बाद में जाके वो निपट लेंगे, लेकिन बाहर से अगर अग्रेशन आई और बाहर से अगर प्रॉब्लम आया, या ईरान की सालमियत और ईरान की एग्जिस्टेंस पे बात आई, तो ईरानी जो है वो खड़े होते हुए आपको नजर आएंगे और नजर आए हैं। जॉन, जो ईरान की इकॉनमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर ये माहिदा, ये 14 नुकात का जो माहिदा है ये कामयाब हो जाता है? तो ईरान की मौशी सूरत हाल कितनी बेहतर होगी? माशी सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। जाहिर सी बात है, ईरान के 100 अरब डॉलर से ज्यादा एसेट जो है वो बाहर फंसे हुए हैं। और जंग के दौरान ही अगर मैं आपसे बात करूं तो जंग के दौरान 4.5 अरब डॉलर का इंक्रीज हुआ है ईरान के फॉरेन करेंसी रिजर्व में।
मतलब इनका जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें $4.5 अरब का फायदा ईरान को हुआ है। तो बात सारी ये है कि ईरान इकोनॉमिकली अभी भी अपने आप को जो है वो इस तरीके से लेके चल रहा है कि सारी चीजें उसने कंट्रोल की हुई हैं। $40 अरब से ज्यादा इनका फॉरेन करेंसी रिजर्व है। मतलब ये कोई बाहर से लाए हुए पैसे नहीं है, इनके अपने पैसे हैं जो $40 अरब है। तो ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है, सारी चीजें ये अपने आप से ही बनाते हैं। जिन चीजों को मंगवाना होता है वो चाइना से मंगवा लेते हैं या तुर्की से जो है वो आ जाती हैं दूसरे ट्रेड रूट्स के थ्रू। लेकिन बुनियादी जरूरियात की चीजें ईरान खुद बनाता है, बेसिक चीजें ईरान खुद बनाता है। और इसीलिए हमें नजर आ रहा है कि ईरान की इकोनॉमी जितना भी प्रॉब्लम होता रहे, ईरान की इकोनॉमी जो है वो किसी ना किसी तरीके से अभी तक सरवाइव कर रही है। जबकि जाहिर सी बात है रियाल का रेट कम है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन ज्यादा है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाती हैं सारी चीजें। और हमें नजर आ रहा है कि अगर आगे जाके इन्वेस्टमेंट होती है तो ईरान का एक अलग ही आउटलुक होगा। आई थिंक वो तो वक्त ही बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। जॉन, पाकिस्तान का किरदार इस जंग में नुमाया रहा। टेबल टॉक के हवाले से ईरान की जो अवाम है वो किस तरह समझते हैं पाकिस्तान के किरदार को, वो किस तरह देखते हैं पाकिस्तान को? देखें, हमेशा से पॉजिटिव ही देखा है। ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रहे होंगे कि ऑफिशियली जो है वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। जब फिजिशकियान साहब को दावत दी, पाकिस्तान ने बुलाया, तो जब वो गए तब भी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब भी जो है वो तारीफें करते रहे हैं। जाहिर सी बात है एक अच्छा काम किया है पाकिस्तान ने कि जो काम ईरान कर रहा था मिसाइलों से और ड्रोन से अमेरिका को झुकाने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान ने जो है वो एक किरदार ये निभाया कि उनको मजबूर किया है कि वो इस मुआहदे तक आएं और एक्सेप्ट करें। ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और ईरानी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानियों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा जाता है। मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ और लोगों को अगर मैं बताता हूँ कि भाई मैं पाकिस्तानी भी हूँ, तो वो फौरन गले लगाते हैं और कहते हैं वाह जी वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये टाइज तो हमेशा से अच्छे थे, लेकिन अब और बेहतर हो गए हैं जंग के बाद और जंग के दौरान जो सालिसी हुई है उसके बाद। जॉन, एक आखिरी चीज़, आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद का जनाजा कब होने जा रहा है? क्या तैयारियां हैं ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से? 4 जुलाई से जो है वो उनकी शुरू हो रही हैं तकरीबात और रसूमात जो भी फ्यूनरल की हैं। तेहरान के अंदर होगा 2 दिन, फिर एक दिन कुम के अंदर होगा, फिर एक दिन इराक के अंदर होगा, फिर आखिरी दिन मशहद के अंदर तदफीन होगी। यहाँ पे 2 से 3 करोड़ लोगों का जो है वो एस्टिमेट लगाया हुआ है कि पार्टिसिपेशन होगी। बावजूद इसके कि इराक के अंदर अलग से हो रहा है बाय द वे सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा लोग आना एक्सपेक्टेड है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी आ रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए ईरान ने खास तौर पे वीज़ा जो है, वीज़ा की जो फीस है उसको वेव कर दिया है कि अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है। हेड्स ऑफ स्टेट्स भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल जी। जॉन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि ईरान अमेरिका इसराइल का ये जो मुआहिदा हुआ है जिस पर दस्तखत हुए हैं 14 नुकात, अगर ये कामयाब हो गया तो इसका सिर्फ ईरान और अमेरिका या इसराइल को फ़ायदा नहीं होगा, इसका पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। और अगर लेबनान की बात कर ली जाए तो उसके ऊपर भी मुआहिदा हो गया। अगर ये अमन बन जाता है दुनिया में तो एक मुस्बत पहलू होगा, दुनिया के अंदर अमन आ जाएगा और हालात जो हैं मामूल पर आ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।